प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छी सफलता के साथ कक्षा 8 उत्तीर्ण हो और आप सभी के A+ ग्रेड आए। तो मेरे विद्यार्थियों, आपके कल 12 मई गुरुवार को साइंस का पेपर है, इसलिए मैं आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। प्लीज़ इन 50 ही प्रश्नों को आप देखें। और मैंने 4 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और सभी पार्ट जो आपके सिलेबस में है उनसे संबंधित मैंने प्रत्येक पार्ट के 20-20 प्रश्नों के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप अपनी साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर, उसको आप सर्च करके देखिए। आपको विज्ञान से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो, सभी पार्टों के वीडियो, मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अभी आपके लिए मैं 50 ऐसे प्रश्न पूरी किताब से लाया हूँ जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएंगे, लाभ पहुँचाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। देखो, आपके कल 12 मई 2022 को एग्ज़ाम है और 100% बेस्ट रिज़ल्ट इनसे आपको मिलने वाला है। तो और आपसे एक निवेदन भी है, प्लीज़ आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, परंतु मेरी क्वालिटी का आप एनालिसिस ज़रूर करना कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये वास्तव में इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, क्वालिटीपूर्ण है कि नहीं है। आप खुद एनालिसिस करके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी प्लेलिस्ट देख करके आप सब्सक्राइब करना है कि मैंने वास्तव में आपको पढ़ाने में मेहनत की है या नहीं की है। आपकी क्लास से भी मैंने बहुत अच्छा देने का प्रयास किया है ताकि मेरे बच्चे हैं वो फ़ोन का सही इस्तेमाल कर सके और ऑनलाइन यूट्यूब से अच्छा कुछ सीख सके। इसी उद्देश्य को और आपके विद्यार्थी हित को मैंने मद्देनज़र रखते हुए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड किए। कोई बकवास नहीं है हमारे इस चैनल में और इस वीडियो में कहीं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आंतरिक ग्रहों के नाम बताइए। तो देखिए, हमारे कुल 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। उनमें से जो 4 ग्रह प्रथम वाले शुरू वाले जो 4 ग्रह हैं ना, उन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए 4 आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है ना। सीरियल वाइज देखते हैं। सबसे पहले ये सूर्य है, सूर्य के पास में बुध है ये, ठीक है ना, बुध। उसके बाद में ये शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह? शुक्र। उसके बाद में ये हमारी पृथ्वी है। तीसरे नंबर पे कौन आ गई? पृथ्वी। उसके बाद में चौथे नंबर के ऊपर ये मंगल है। तो इन चारों ही ग्रहों को हम कौन से ग्रह कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों के चारों आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है। कौन कौन से ग्रह अभी मैंने आपको बता दिए। इन ग्रहों का अन्य नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो अन्य नाम इसे कह सकते हैं स्थलीय ग्रह। कौन से ग्रह? स्थलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्थल है, ज़मीन है, ठीक है ना, इसलिए इन्हें स्थलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पहले प्रश्न का एनालिसिस पूरा हो गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट तारे का नाम बताइए। तो अल्फा सेंचुरी। क्या है? अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी है ना, ये सूर्य को छोड़कर के पृथ्वी के निकट जो तारा है वो अल्फा सेंचुरी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तीसरा प्रश्न है वो है उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड। तो देखिए, आकाश से गिरने वाले वो पिंड जो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके घर्षण से जल करके राख हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ पिंड जो जल करके राख नहीं होते और वो पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उल्का पिंड, ठीक है ना। ये आकाश है, वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के जो वायुमंडल है इसके घर्षण से जलते हैं। कुछ पिंड पृथ्वी के ऊपर आकर के क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है ना। जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं वो पिंड है। बाकी जो पृथ्वी के घर्षण, जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसके घर्षण से जो नष्ट हो जाते हैं पिंड, ठीक है ना, वो तो केवल उल्का के नाम से जाना जाता है। इसको हम टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, 2 तारामंडलों के नाम बताने। कोई भी आप 2 तारामंडल के नाम बता सकते हैं। तो जैसे कि पहला है सप्तऋषि,
ठीक है ना। सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं। इसी प्रकार से आप और लिख सकते हैं ओरायन, ठीक है ना। ओरायन और सप्तऋषि ये 2 तारामंडल है। किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई बांधा नहीं, क्या बंदिश नहीं है। 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा बृहस्पति है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। तो छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। पृथ्वी जो सूर्य के पास है, सूर्य के पास वाला ग्रह भी कौन है? बुध है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए 6वां प्रश्न, गुजरात के भुज में बड़ा भूकंप कब आया था? तो गुजरात के जो भूकंप, गुजरात का भुज क्षेत्र है, भुज और कच्छ, ठीक है, उसमें कच्छ भी ऐड कर सकते हैं। भुज एक जिला है गुजरात का, वहाँ पर बड़ा भूकंप आया 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7वां प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। भूकंप नापने के स्केल का नाम बताइए। तो भूकंप नापने का जो स्केल है वो रिक्टर स्केल है। क्या है? रिक्टर स्केल है। समझ में आ गया ना? रिक्टर स्केल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। रिक्टर स्केल के ऊपर जो है ना भूकंप की तीव्रता यदि 7 है तो विनाशकारी भूकंप होगा। क्या होगा? विनाशकारी भूकंप होता है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो ये आपके वो कुछ प्राकृतिक परिघटना वाला जो पार्ट है उससे संबंधित। तो भ्रंश क्षेत्र क्या है या किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। वह क्षेत्र जहाँ पर भूकंप आने की संभावना, ठीक है ना, संभावना ज़्यादा होती है, उन्हें भ्रंश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वह क्षेत्र जहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है उन्हें हम भ्रंश क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9वां प्रश्न, ऐसे 2 द्रवों के नाम बताइए जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ऐसे 2 द्रव जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। तो पहला तो है आसूत जल, अरे शुद्ध पानी। दूसरा है तेल, ठीक है ना, वानस्पतिक तेल। तो आसूत जल और तेल के अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता। अपनी भाषा में कहे तो करंट नहीं आता, करंट। उसके बाद 10वां प्रश्न है ऐसे धातु का नाम बताओ जो विद्युत धारा का सर्वाधिक चालक होती है। तो चांदी, ठीक है ना, चांदी। चांदी के बाद कॉपर, तांबे का नंबर आता है विद्युत धारा के चालन में। 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 11वां प्रश्न को LED का पूरा नाम, LED का पूरा नाम। L का है लाइट यानी प्रकाश, E का है इमिटोड यानी कि उत्सर्जक, D का है डायोड। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। LED का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, ठीक है। इस प्रकार से LED बल्ब होता है। ये LED बल्ब होते हैं और इसमें एक लंबा तार एक छोटा तार होता है। लंबा तार धनात्मक होता है, जो छोटा तार होता है ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। लंबे तार को हम बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ते हैं और छोटे तार को बैटरी के माइनस सिरे के साथ जोड़ते हैं। LED का फुल फॉर्म और ये चित्र और किस तार को किससे जोड़ते हैं सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, एक विद्युत रोधी पदार्थ का नाम बताओ। विद्युत रोधी जो है जिनमें करंट नहीं आता उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आपको प्लास्टिक लिखना है। क्या लिखना है? प्लास्टिक। एक पूछा तो प्लास्टिक लिखो। आपके जो घरों में सर्विस लाइन के तार है इनके ऊपर देखो किसका आवरण चढ़ा हुआ? प्लास्टिक का आवरण चढ़ा हुआ मेरे विद्यार्थियों, प्लास्टिक का, ठीक है। क्यों? क्योंकि विद्युत रोधी इनमें करंट नहीं आता, करंट। उसके बाद 13वां प्रश्न देखो। 13वां, श्रव्य ध्वनि की परास कहाँ से कहाँ तक होती है? तो श्रव्य जिस ऐसी ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं, मानव कान जो है ना, जिस ध्वनि को अच्छी तरह से सुन सकता है, पहचान सकता है, विश्लेषण कर सकता है, उसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसकी परास जो होती 20 हर्ट्ज HZ से लेकर के 20,000, 20 के लिख रहा हूँ मैं, 20,000 या किलो हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। इस रेंज वाली जो साउंड को हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? आवृत्ति का SI मात्रक लिखिए। SI मात्रक आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। इसका सिंबल HZ होता है। समझ में आ गया? 15वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध क्या होता है? आवर्तकाल को कैपिटल T से लिखते हैं, मल्टीपल और आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, बराबर 1 होता है।
आवर्तकाल इंटू आवृत्ति बराबर 1 होता है। ये इसका संबंध, इसे सूत्र आप बना सकते हैं। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति लिख सकते हैं, ठीक है ना, या आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल भी कर सकते हैं। तो टी इंटू न्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। आप समझे, दिमाग लगाइए। अब कक्षा 9 में इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसके बाद 16वां प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक लिखिए। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डी छोटा डीबी डेसिबल, डीबी यानी डेसिबल होता है, ठीक है ना, डीबी यानी डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का मात्रक। 17वां प्रश्न भी देख लीजिए, ध्वनि का संचरण किन किन माध्यमों में होता है। तो ध्वनि का जो संचरण है सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, एसएलजी में होता है, यानी कि तीनों माध्यमों में, ठोस, द्रव, गैस। एसएलजी याद रखिए शॉर्ट में। अब दिमाग को बढ़ाइए, दिमाग को, ठीक है, छोटा दिमाग काम नहीं चलेगा उससे, ठीक है ना। उसके बाद 18वां प्रश्न देखिए, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है, यानी कि किस माध्यम में नहीं होता। तो निर्वात में, जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता, तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। 19वां प्रश्न, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सर्वाधिक होता है। तो ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। ठोस में आपको एल्यूमिनियम में, ठोस में भी ये देखें तो कौन सी धातु में सर्वाधिक होता है, तो एल्यूमिनियम में सर्वाधिक होता है। आप डीपली जा सकते हैं, कितना होता है वो भी मैं बता सकता हूँ, लगभग 1400 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं। तरलों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो कर्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। उसके बाद 21वां प्रश्न, घर्षण बली किसे कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, घर्षण बली किसे कहते हैं। तो दो पृष्ठों के संपर्क में रखी जो दो पृष्ठ होते हैं ना, उनके बीच में गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। आप कहो तो मैं लिख दूं, दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल, विरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है या घर्षण बल कहलाता है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो दो पृष्ठों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। घर्षण बल हमारे लिए लाभदायक भी है तो हानिकारक भी है, आवश्यक भी है तो अनावश्यक है, कैसे भी हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न, ऐसे दो जंतु के नाम लिखो जिनमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, वो भी अलैंगिक जनन में। ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। उसके बाद सबसे बड़ा अंडा किस जीव का होता है, तो शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग, यहाँ पर मुर्ग यहाँ लिख दे, ऐसे लिखते हैं शुतुरमुर्ग। 1 मिनट रे, जल्दी जल्दी में, शुतुरमुर्ग, ठीक है ना, मुर्ग है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न, निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन देखिए अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होना यानी कि जुड़ना निषेचन कहलाता है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होना निषेचन कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट याद कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई फटाफट, ठीक है ना। आपके लिए मैं इसी प्रकार के दाकड़ और इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन और प्रसन्नता मिलेगी। तो मेरी प्रसन्नता के लिए प्लीज़ आप एक थोड़ा सा बटन दबा दीजिए, आपकी पढ़ाई की तैयारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। रेड डेटा पुस्तक किसे कहते हैं, तो वह पुस्तक जिनमें संकटापन, कौन से ये शब्द जरूर डालना, संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है या रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वह पुस्तक जिनमें संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है उन्हें रेड डेटा पुस्तक कहते हैं। वह पुस्तक जिनमें संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है उन्हें रेड डेटा पुस्तक कहते हैं। ये पादपों के लिए अलग होती है, जंतुओं के लिए अलग अलग बनाई जाती है। और इनमें कौन से जंतु होते हैं, संकटापन जंतु होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया सफ़ेदा,
ठीक है ना। भालू है, जंगली भैंसा है, बाघ है, काले हिरण है, हमारा घोड़ावन है, इस प्रकार के जो संकटापन्न जंतु है वो इनमें रखे जाते हैं। उसके बाद 26वां प्रश्न, रेड डेटा पुस्तक किन जंतुओं के लिए बनाई जाती है। देखो अभी ऐसे भी पूछ सकता है, तो संकटापन्न जंतु के लिए बनाई जाती है, संकटापन्न जंतु के लिए रेड डेटा पुस्तक बनाई जाती है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए 27वां प्रश्न, अभयारण्य किसे कहते हैं। सेंचुरीज वह स्थान जहाँ पर जीव जंतु सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं और बिना भय के पूरे प्राकृतिक वातावरण में विचरण करते हैं, तो ऐसे प्राकृतिक स्थान को अभयारण्य कहते हैं। आपको कभी भी रटी रटाई परिभाषा नहीं लिखनी है, ठीक है ना, समझ कर के ही लिखनी है। एक बार वापस सुन लीजिए, ये कोई बड़ा जंगल है, यहाँ पर जितने भी जीव जंतु बिना भय के, देखो अभय प्लस आरण्य, अभय आरण्य, आरण्य यानी जंगल, वह जंगल जहाँ पर जीव जंतु बिना भय के सुरक्षित और संरक्षित घूम सके, विचरण कर सके, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। रटना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, तो इसकी भी परिभाषा भी आप समझ लीजिए, रटिए मत। वह पक्षी जो जलवायु परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है ना। वह पक्षी जो, मौसम भी लिख सकते हो आप, मौसम परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन लिख सकते हो। वह पक्षी जो जलवायु या मौसम परिवर्तन के कारण एक देश से या एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। इंग्लिश में माइग्रेट बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 29वां प्रश्न, नेपथलीन की गोलियां किससे बनाई जाती है, तो कोल तार से बनाई जाती है, ठीक है ना। कोल तार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती, ये किस काम आती है आप जानते हैं। हम हमारे पाठ के अनुसार पूछे तो मोथ कीड़ों को भगाने के काम में आती है, इससे तीक्ष्ण गंध निकलती है इसलिए। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न, CFC का पूरा नाम इम्पोर्टेंट है, अभी 10वीं बोर्ड में ये पूछा गया। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। CFC एक वायु प्रदूषक है, ये हमारे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में CFC का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग कहाँ होता है, इसका पूरा नाम क्या है और इसकी हानि क्या है। ये हमारी ओजोन जो परत है, O3, ओजोन गैस का सूत्र भी मैंने आपको बता दिया, O3, उसको ये क्या करती है, नष्ट करती है, जिसके कारण पराबैंगनी विकिरण सूर्य की जो है पृथ्वी तक पहुँच जाती है और हमारे को हानि पहुँचाती है। उसके बाद देखिए LPG का पूरा नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का पूरा नाम है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, घरेलू ईंधन के रूप में। आपकी जो घर में टंकी पड़ी हुई है ना, उसमें LPG भरी हुई है, ध्यान रखना भाई, LPG, ठीक है ना, LPG। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी मजाक नहीं करते हैं, क्योंकि सीरियस है, कल आपके पेपर है, इसलिए मैं फटाफट आपको पढ़ा रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को। उसके बाद CNG का पूरा नाम, ठीक है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद 33वां प्रश्न देखिए, 33वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है, तो काला सोना। क्या, किस नाम से, काला सोना। एक अफीम को भी कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। और पेट्रोलियम का अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को भी काला सोना के नाम से जाना जा सकता है, ब्लैक गोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 34वां प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, या जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए, ठीक है। तो पेट्रोलियम जमीन से जीवों के अवशेष से बना है, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है। जीवाश्म ईंधन पूछ रहा है, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, जीवाश्म। और आप बायोगैस, गोबर गैस भी लिख सकते हो, क्योंकि सॉरी गोबर गैस नहीं लिख सकते हैं, वो तो जैविक ईंधन में आ सकती है। जीवाश्म जो जीवों के अश्म से बना हुआ है, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 35वां प्रश्न, ऐसी 2 धातु के नाम लिखो जिनको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटे जा सकता है। तो 3 धातु आपको मैं बता दूं, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, 2 पूछा, मैं 3 आपको बता रहा हूँ, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे विद्यार्थियों 36वां प्रश्न, उस अधातु का नाम बताओ जो विद्युत धारा की चालक होती। अधातु पूछ रहा है, धातु तो सभी है, ठीक है ना। अधातु का नाम बताओ जो विद्युत धारा की चालक होती है, तो ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट, जिनके इलेक्ट्रोड बने होते हैं हमारे सेल में। उसके बाद 37वां प्रश्न भी यही देख लेते हैं, वह अधातु जिनका उपयोग बैंगनी रंग के एंटीबायोटिक दवा के रूप में किया जाता है, तो आयोडीन, क्या है, आयोडीन, जिसका सूत्र है
आयोडीन का उपयोग, टिंचर आयोडीन होती है ना, और आपके लग जाती है कहीं पर भी चोट लग जाती है तो फिर आपके वो जो दवाई लगाते हैं ना वो एंटीबायोटिक टिंचर आयोडीन, जिसमें आयोडीन है, एल्कोहल प्लस आयोडीन होता है उसमें, समझ में आएगा ना। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न, किन धातुओं को केरोसिन में रखा जाता है? तो केरोसिन में दो धातु को रख सकते, एक तो पोटेशियम और एक सोडियम को। सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु में हैं। सोडियम को तो यदि आप बाहर रख दो तो ये फटाफट आग पकड़ के जल जाती है, पानी में भी डालोगे तो भी ये क्या करेगी, पानी में घूमती भी जल जाएगी, ठीक है ना, नष्ट हो जाएगी। इसलिए इनको संरक्षित करने के लिए केरोसिन के अंदर रखा जाता है और सोडियम पोटेशियम को हम रख सकते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, एक ऐसी धातु का नाम बताओ जिनको पानी में रखा जाता है, पानी में, तो फॉस्फोरस है, पी जिसका सूत्र है। उसके बाद 39वां प्रश्न देख लो, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, पारा Hg, ठीक है ना, पारा Hg ये कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। उसके बाद 40वां प्रश्न देखो, पीवीसी का पूरा नाम बताओ। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल, वी से विनाइल और सी से क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का पूरा नाम है। ये एक प्रकार की प्लास्टिक है प्यारे विद्यार्थियों, प्लास्टिक, ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक है। पैरासूट, अगला प्रश्न 41वां, पैरासूट और रस्सियाँ किस कृत्रिम रेशे से बनाई जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नायलॉन से बनाई जाती है। नायलॉन का जो रेशा होता है वो इस्पात से भी मजबूत होता है, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद 45वां प्रश्न देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारी किस प्लास्टिक से बने हुए जो कपड़े पहने होते? तो मेलामाइन है, कौन सी है, मेलामाइन प्लास्टिक से बने हुए कपड़े पहने होते ताकि ये जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, इसलिए मेलामाइन प्लास्टिक से आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं इनसे बने हुए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद देखिए 42वां प्रश्न, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर ये मलेरिया का जो परजीवी है, ठीक है ना, उसका वाहक होता है, ठीक है ना, प्लेज्मोडियम का। उसके बाद 43वां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शैवाल के आपको उदाहरण बताने, दो उदाहरण बता सकते हो आप। स्पाइरोगायरा, एक तो क्या है स्पाइरोगायरा, ठीक है ना, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा दो शैवाल के उदाहरण है। वापस सुन लीजिए, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, एक बार वापस सुन लीजिए, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास शैवाल के उदाहरण है। उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न 40, पौष्टिकरण क्रिया की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने की, लुई पास्चर ने पौष्टिकरण क्रिया की खोज की है। उसके बाद देखिए 45वां प्रश्न मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। 45वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके रसोई में बर्तन होते हैं, जैसे आपकी कढ़ाई होती है, कुकर होता है, उसका हैंडल किसका बना होता है? तो उसका हैंडल कौन सी बेकेलाइट प्लास्टिक का बना होता है? कौन सी प्लास्टिक का? बेकेलाइट प्लास्टिक का होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके जो रसोई में बर्तन होते हैं जैसे कि आपकी कढ़ाई है, कुकर है, ठीक है ना, आपके जो कोई ऐसा जिनमें प्लास्टिक का जो हैंडल है पकड़ने वाला वो किस प्लास्टिक का बना होता है? तो बेकेलाइट प्लास्टिक का। एक प्रश्न इसमें और ऐड कर देता हूँ, जो आपके बिजली के बोर्ड है ना, देखो बिजली के बोर्ड में जो स्विच है, ठीक है ना, वो किस प्लास्टिक से बने हुए हैं? वो भी बेकेलाइट प्लास्टिक से बने हुए हैं, ठीक है ना। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार इसको सांचे में डालने के बाद दोबारा सांचे में नहीं डाला जा सकता है। इसी प्रकार से 46 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहीं देख लेते हैं। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। किस ऋतु में? शीत ऋतु में रबी की फसल बोई जाती है। सर्दी में शाला में सी लागे जदी, ठीक है ना। उसके बाद देखो 47, NPK का पूरा नाम, NPK की पीके पानी वानी पीके कन NPK में देखो N का है नाइट्रोजन, क्या है? नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, अक्रिय गैस है। पी का है फॉस्फोरस, परमाणु क्रमांक 15, धातु है ये भी, ठीक है ना। पोटेशियम, के का है पोटेशियम धातु है भाई, धातु। इनमें देखो दो तो धातु है, एक धातु है। वापस देखो NPK, N यानी नाइट्रोजन, P यानी फॉस्फोरस, K यानी पोटेशियम, ये दो तो अधातु है और ये धातु है। तो एक प्रकार का ये उर्वरक है। क्या है? एक प्रकार का उर्वरक है। समझ में आ गया ना? फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर, ठीक है ना। खाद कौन है? उर्वरक खाद है। तो आपने गाय भैंस बकरी का जो गोबर हो गए, वहाँ की मींगनी हो गए, वहाँ पर डालना एक स्थान पे, तो साल गांड का मीने हुए खाद में बदल जावे। खाद और उर्वरक में अंतर आपके जो है ना पहले पार्ट में वो भी इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी पढ़ लो। मैं बता
क्यों कतरी बार बता रही क्यों हमारा वीडियो देखो तो सही रहता है। हाँ पतो चाली कि भाई मैं खई पढ़ा रही क्यों इस यूट्यूब चैनल का ऊपर कोई बकवास है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है किनको ने आप दिए कुछ दी पतो चाली है ना। उसके बाद देखो 48वां प्रश्न, फलीदार लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताओ। तो अरे राइजोबियम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइजोबियम, मारो गलो ही पड़ गयो था पढ़ा चिल्लार, ठीक है ना। तो इधर पढ़बो ही नहीं छा रहा यार। राइजोबियम जीवाणु है। चैनल ने सब्सक्राइब करो यार, अभी तो 300 ही हमारे मेंबर फटाफट 1000 रुपये पहुँचाओ मेरी प्यारे विद्यार्थियों, अतरा ढीला ढाला कही यार, ठीक है ना। उसके बाद 49वां प्रश्न देखो, 49वां प्रश्न, सिंचाई की 2 आधुनिक विधियों के नाम बताओ। तो 2 आधुनिक विधियाँ, एक तो छिड़काव तंत्र है, छिड़काव तंत्र है, दूसरो है ड्रिप तंत्र। और यहाँ को वर्णन में आपने मॉडल पेपर में यहाँ में सब में कर रखी हो बड़े जार देखो थे, ठीक है ना। बहुत मनोरंजनात्मक जो मनोरंजन भी होता रहेगा और आप पढ़ोगे भी। मैंने पूरा डायग्राम से समझा रखा है, ठीक है ना। कोई रटाई रटाई चीज़ मेरे पास नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रबी की फसल के 2 उदाहरण बताओ। 2 की नहीं लिख सका पर आपने 2 ही पूछ रहे हो। गेहूँ और चना लिख दो फटाफट, मटर भी लिख सको फटाफट, ठीक है ना। 3 हो गया। उसके बाद देखो 51वां प्रश्न क्या कह रहा, खरीफ की फसल के 2 उदाहरण बताओ। खरीफ की फसल में आप मक्का लिख सकते हो, सोयाबीन लिख सकते हो, मूंगफली लिख सकते हो, जो आपके क्षेत्र में बोई जाती है ना वर्षा ऋतु में, आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हो क्योंकि आपसे कोई 2 पूछा गया है, ठीक है। इतना सब कुछ 51 प्रश्न हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थी। जो आपकी परीक्षा की जो पेपर है उसकी खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न है वास्तव में, और आपको A+ ग्रेड दिलाने वाले प्रश्न। यदि आप मेरे सारे वीडियोस देख लेते हैं और चारों मॉडल पेपर आप सोल्व कर लेते हैं, ये प्रश्न पढ़ने के बाद वास्तव में आपकी जो पेपर की खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी, इसमें ये प्रश्न छेद करने वाले ही है। उसके बाद देखिए अंत में आपसे एक निवेदन अपील है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मुझे आपसे क्या मिले, मोटिवेशन मिले, आपसे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए मैं इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। जय हिंद।